सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे द्वितीय समोल्लास का एजुकेशन पर है, बच्चे की शिक्षा। और स्वामी जी के हिसाब से बच्चे की शिक्षा स्टार्ट हो जाती है पैदा होने के बाद नहीं, पैदा होने से पहले जो कंसेप्शन होता है। इसीलिए पिछले बार जो दो पैरा हमने पढ़ा था, कंसेप्शन से पहले माँ बाप को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए, कंसेप्शन के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, प्रेगनेंसी के समय क्या ध्यान रखना चाहिए, तो उन पर डिस्कशन हुआ था। आज जो नेक्स्ट पारा में जाएंगे वो है कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो उसके बाद क्या क्या किया जाता है। ये सब चीजें डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चे की एजुकेशन सिर्फ सिर्फ एक्सटर्नल दुनिया से सीखने नहीं, उसकी पर्सनालिटी को अच्छा बनाने के लिए वो कंसेप्शन से स्टार्ट। तो आज देखेंगे जन्म जन्म के बाद जब वो माँ के पेट से फिर बाहर आता है। तो आप इंग्लिश में देखें, मैं हिंदी में देखता हूँ। जब जन्म हो तब अच्छे सुगंधि युक्त जल से बालक को स्नान, नाड़ी छेदन करके सुगंधादि युक्त घृत आदि का होम, और स्त्री के भी स्नान भोजन का यथायोग्य प्रबंध करे कि जिससे बालक और स्त्री का शरीर क्रमशः आरोग्य और पुष्ट होता जाए। ये तो है जात कर्म संस्कार। तो अब ये जो संस्कार होते हैं ये सिर्फ हवन से रिलेटेड नहीं रहते हैं कि भाई संस्कार करना है तो हवन कर दो, संस्कार विधि में लिखा है हवन कर लो और कुछ मंत्र बोलो, नहीं। उस हवन के साथ साथ बाकी जो रिक्वायर्ड चीजें हैं वो भी पार्ट ऑफ द संस्कार होता है। अब जैसे बच्चा पैदा होता है, सुगंधित जल चंदन आदि डाल के, जो नेचुरल होते हैं, जब भी स्वामी जी इस तरह के कोई चीज यूज करते हैं, नहीं कि आजकल की जो परफ्यूम या जो भी है, जो जो हर्बल वाटर या जो भी है उससे नहा कर करना। नाड़ी छेदन जो कर्ड को काटते हैं, ये तो सब आजकल मेडिकल में डॉक्टर कर लेते हैं, पर उन दिनों तो डॉक्टर करते नहीं थे, तो घरों में ही होता था। तो इसीलिए बहुत सारी चीजें स्वामी जी का जो अभी मिलेगा वो आज के डेट में इतनी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ चीजें हॉस्पिटल में हो जाता है। तो पहले घरों में होता था, घर की जो सीनियर लेडी होती थी वो हेल्प करती थी, या गांव की या शहर में जो धाई, मतलब आज की भाषा में कहें ट्रेडिशनल नर्स, वो नर्स नहीं होती हैं, वो जस्ट धाई, मतलब एक ट्रेडिशनल करते 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 उनको थोड़ी प्रैक्टिस हो गया है, थोड़ी एक्सपीरियंस हो गया है, दे आर नॉट ट्रेंड। तो ढाई आदि तो नाड़ी छेदन करा के उस कॉर्ड को काटने के बाद होम कराएं, होम मतलब हवन। और वो हवन जो सुगंधि युक्त बहुत ही अच्छे खुशबू वाले सामग्री से और घी से वो हवन कराए। हम उन दिनों बच्चे घर में पैदा होते, और घर में एक एरिया होती थी जिसको कहते थे प्रसूति घर, मतलब जहाँ बच्चा पैदा होता था। तो घर में आप हवन करते हैं, फिर स्त्री के बाद स्त्री के भी नहाने की, खाने पीने की, उसकी रेस्ट करने की, जो भी अरेंजमेंट है वो करने की जरूरत है, जिससे कि माँ और बच्चा हेल्दी भी रहे। स्वामी जी के समय एक ट्रेडिशन था, उससे पहले भी स्वामी जी 18 सेंचुरी के हैं, 19 सेंचुरी की शुरुआत की, और उससे पहले भी, और प्राचीन भारत में भी माँ बच्चा पैदा कर लेती है, वो तो अपने टेक केयर उसको करना पड़ता है, फिर आगे जो उनके घर में नर्स है, मेड है, सी टेक केयर सब द चाइल्ड, उसको ध्यान देना, इंक्लूडिंग जो दूध पिलाना है। तो माँ अगर दूध पिलाने में समर्थ व कैपेबल नहीं है, तो जो भी दूध धाई होते थे गांव में या कहीं भी, कोई ऐसी महिला होती थी जो जिसके बच्चे होते थे, तो वो दूध पिलाती थी, उसके बदले पैसा लेती थी, जो भी है। तो ऐसे किसी माँ से भी दूध पिलाया जा सके, धाई से, या जो खुद की मदर ना हो, पर मेक श्योर स्वामी जी का है
उनको भी प्रॉपर खाना पीना, हेल्थ का ध्यान रखने की जरूरत है। जिस महिला के दूध पिलाना है बच्चे को, अपनी माँ से पिलाएं तो ठीक है, दूसरे की माँ से भी पिलाएं तो भी उसके खाने पीने आदि का ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा पदार्थ उसकी माता और धाई खावे जिसके दूध में भी उत्तम गुण प्राप्त हो। तो बच्चे की बायोलॉजिकल मदर या धाई जो भी बच्चे की टेक केयर करने वाली है, या अगर दूध पिलानी है तो दूध पिलानी हो, तो वे दोनों को ऐसा खाना खिलाएं जिससे कि मैक्सिमम उनका दूध बने, और वो दूध ज्यादा पौष्टिक न्यूट्रिशन से भरा हुआ दूध हो। ऐसा खाना और ऐसी टेक केयर उनको करने की जरूरत है। प्रसूता का दूध 6 दिन तक बालक को पिलाए। मिनिमम जो बायोलॉजिकल मदर है, 6 दिन तक तो दूध कम से कम पिलाए ही पिलाए। उसके बाद अगर अपनी माँ पिला ना सके किसी कारण से, तो धाई पिलाया करे। धाई मतलब तो अंग्रेजी में शायद वेट नर्स कहते हैं, मुझे पता नहीं। मतलब जो माँ के सब्स्टिट्यूट के रूप में बच्चे को दूध पिलाती है, अगर माँ नहीं पिलाती। पर जो भी दूध पिलाए तो वो भी प्रॉपरली नॉरिश्ड हो, न्यूट्रिशियस फूड्स ले, हेल्थ का ध्यान रखे, हाइजीन का ध्यान रखे, ऐसी स्त्री का दूध पिलाया जाए। जो कोई दरिद्र हो, ढाई को न रख सके, तो वे गाय या बकरी के दूध में उत्तम औषधि युक्त बुद्धि पराक्रम आरोग्य करनेहारी हो, उनको शुद्ध जल में भिजा ओटा छाना, छान के दूध के समान जल मिला के बालक को पिलाएं। और अगर सपोज माँ पिला नहीं सकती और इतना पैसा नहीं है कि वो किसी वेट नर्स या धाई को हायर कर सके, तो फिर क्या करें? तो हमारे यहाँ तो हमारे क्या दुनिया भर में गाय की दूध पिलाओ। और जरूरी नहीं गाय, जहां जैसा है, कहीं गाय कहाँ बकरी, स्वामी जी ने तो दोनों के नाम लिखा। बायोलॉजिकल मदर दूध पिलाए, नहीं पिला सकती है तो जो धाई, मतलब जो सब्स्टिट्यूट के रूप में माँ के जगह, वो अपने घर की कोई महिला हो सकता है, गांव की हो सकती है, क्योंकि उनको पैसा देना पड़ता है, तो उनसे पिलवाएं। और अगर वो भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन है गाय बकरी। अब जरूरी नहीं, बहुत सारे जगह तो बकरी भी नहीं है। अब हिमालय में जाएंगे वहां वो याक है। अब अरब में जाएंगे वहां ऊंट है। तो जहां जिस तरह के जानवरों की दूध अवेलेबल है, उन दूध दूध को, और क्योंकि बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें उसके सही प्रोपोर्शन में पानी मिलाया जाए, गर्म किया जाए, और उसके साथ स्वामी जी लिखते हैं कुछ और न्यूट्रिशियस चीजें भी मिला करके और बच्चे को पिलाया जा सकता है। जन्म के पश्चात बालक और उस माता को दूसरा स्थान जहां वायु शुद्ध हो वहां रखें। अब ये जो चीजें हमें अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आज के मॉडर्न डेज में बड़ा कॉमन है। मतलब इस मेडिकली डॉक्टर भी एडवाइस करता है। तो इसमें हाँ, जो अभी भी इलिटरेट हैं, गांव में रहते हैं, या ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पैसा नहीं है, उनके लिए तो नहीं है। पर नॉर्मली सब लोगों को ये पता है क्या, कि बच्चा पैदा होने के बाद देन माँ और बच्चा दोनों को क्लीन एयर ऐसी जगह रखें जो हाइजीनिकली अच्छा हो, क्लीन एयर मिलता हो, क्लीन एंड फ्रेश एयर जहाँ मिल पाता हो, है ना। और इंटरेस्टिंग चीज है, सुगंध तथा दर्शनीय पदार्थ भी रखें। तो उसके आसपास ऐसी चीजें रहें जहाँ अच्छी खुशबू आता हो। नेचुरली आज के जो केमिकल परफ्यूम नहीं, जो हर्बल या जो नेचुरल सुगंधित होते हैं, उस तरह के चीजें, गुलाब के फूल है, चंदन है, तुलसी है, ऐसे हजारों हर्ब्स हैं जो घर के में या आसपास रखें तो उससे आपको एक अच्छा स्मेल आता है। क्योंकि हो सकता है, मुझे ज्यादा पता नहीं आप, कि वो बर्थ के बाद शायद माँ के शरीर से भी, बच्चे के शरीर से भी में भी, वो जहाँ पैदा हुआ उसके आसपास एरिया से थोड़ा वो स्मेल आता है। आजकल तो हॉस्पिटल में होते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। घर में होता है तो स्मेल आता है, माँ के शरीर से भी आता होगा। दैट्स हाउ उनको शायद उसमें थोड़ी बुरा लगता हो, या
इस तरह की कोई डिस्गस्टिंग लगता हो तो कुछ दिनों तक अच्छे सुगंधित बनाए रखा जा सके। और दर्शनीय पदार्थ, ऐसी चीजें जो देखने में बहुत अच्छा लगे, पिक्चर्स हो, कोई अ, जो भी चीजें देखने में अच्छा लगे, ऐसी चीजों को आसपास रखने की जरूरत है। और उस देश में भ्रमण करना उचित है। और माँ को भी थोड़ा अभी घूमने फिरने की जरूरत है। ये 6 7 8 10 के बाद की बात कर रहे हैं। जहाँ का वायु शुद्ध हो, जहाँ धाई गाय बकरी आदि का दूध ना मिल सके, वहां उचित जैसा समझे वैसा करे। तो स्वामी जी ने 3 ऑप्शन तो दिया। पहली माँ का दूध, माँ ने ये तो धाई का दूध। धाई मतलब जो भी सब्स्टिट्यूट माँ है। धाई ना हो तो जो भी जानवर आपके वहां अवेलेबल होते हैं जिनके दूध आप लोग पीते हैं, बस जहाँ गाय मिलती है, कहीं बकरी मिलती है, कहीं याक मिलता है, कहीं ऊंट मिलती है, जहां जो दूध मिले। अगर वो भी नहीं है फिर क्या करें? तो स्वामी जी कहते हैं फिर जो भी आपके वहां बेस्ट अवेलेबल चीजें हैं फिर वही करो। क्योंकि हर एक का एक सब्स्टिट्यूट होता है ना। ये हमारे धर्मशास्त्रों में भी आप ये स्टाइल मिलेगा। आजकल लोग धर्म के मामले में, पूजा पाठ के मामले में अनपढ़ या इग्नोरेंट होने के कारण बड़े रिजिड होते हैं। अच्छा ऐसा ही करना पड़ेगा, ऐसा ना करो तो ऐसा नुकसान है। पर अगर आप हमारे कर्मकांडों के लिटरेचर, कर्मकांड मतलब रिचुअल से रिलेटेड लिटरेचर देखेंगे या धर्म के लिटरेचर देखेंगे, हर चीज का एक बैकअप प्लान होता है। हर चीज का एक सब्स्टिट्यूट प्लान होता है। जैसे आप घी से यज्ञ में आहुति देना है। अब सपोज किसी ने कहीं घी नहीं है, नारियल तेल है, तो हम थोड़ी देर घबराते हैं, अरे भाई घी में ही हवन होता है, ये तेल कहाँ से ले आया? नहीं, धर्मशास्त्र में ऑप्शन है। अगर आपके पास ये नहीं, उसके सब्स्टिट्यूट में ये कर लो। ये नहीं, उसके सब्स्टिट्यूट में ये कर लो। ये नहीं, उसके सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट के भी, सब्स्टिट्यूट के सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट के भी सब्स्टिट्यूट होते हैं। और हर मामले में होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यज्ञ। हर मामले में ये व्यवस्था होती है। जैसे दूध के बारे में भी बताया, माँ का दूध, माँ का दूध नहीं तो किसी दूसरे महिला का दूध, दूसरी महिला नहीं तो जानवरों के दूध, जानवरों के दूध नहीं तो जो भी ऑप्शन है। और आजकल जैसे कि वो आ जाता है दूध पैकेट में, है ना, जो पाउडर के रूप में मिल्क पाउडर वगैरह आ जाता है। उन दिनों तो शायद ये मिल्क पाउडर अवेलेबल नहीं होगा, तो जो भी ऑप्शन होगा। जो बहुत गरीब होते हैं आज भी, जिनके पास पैसा नहीं, इलिटरेट है, वो क्या करते हैं? आटा को गोल करके पानी पिला देते हैं बच्चे को। वह जिंदा तो रखना है ना। तो जो भी ऑप्शन मिले जहां, तो ये सब चीजें हमारे यहाँ हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो उपनिषदों में, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है कौन सा उपनिषद, तो उसमें एक शिष्य पूछता है किससे आहुति देना? बोले घी से आहुति दो। बोले घी ना हो तो सोम रस से, एक पर्टिकुलर प्लांट है, उसकी रस होता है, उसको सोम रस कहते हैं। तो उसकी जो दूध या जो भी उसकी जो जो निकलता है पानी, उससे आहुति दो। बोले वो ना हो तो फिर आप तेल से आहुति दो। फिर तेल ना हो तो बोले पानी से आहुति दो। बोले पानी से नहीं, पानी ना हो, मंत्र से आहुति दो। मतलब खाली मंत्र बोल दो और आहुति देने की जरूरत नहीं। मतलब मंत्र नहीं आता तो मन से आहुति दो। मन मतलब अपने इमोशन से, अपनी फीलिंग से फील करो कि आप कर रहे हो। सो दीज आर ऑल सब्स्टिट्यूट्स। पर बात है कि इसको सुनने के बाद ऐसा ना हो कि आपके पास घी हो, सामग्री हो, सब कुछ हो, तो भी आप कहेंगे मैं तो मन से ही आहुति दूंगा, क्योंकि आपकी लेजीनेस है, आप करना नहीं चाहते हैं, तो इसीलिए आप लास्ट वाली चूज कर देंगे। दैट्स नॉट द राइट थिंग। ये सब बनाए गए क्यों? कि यज्ञ करना जरूरी है। आपके पास एक्सक्यूज ना हो कि मैं गरीब हूं, मैं रेगिस्तान में हूं, मैं समुंदर के बीच में हूं, मैं कहीं फंसा हुआ हूं। तो कैसे भी सिचुएशन में आप कर सकते हो। बस जो चीजों से करना है वो अगर नहीं है, उसकी सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो, सब्स्टिट्यूट ढूंढ लो। पर चीजों को करना जरूरी है। इसी तरह बच्चे को खाना या दूध पिलाना जरूरी है। तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, जो भी अफोर्डेबल है, जो भी अवेलेबल है, जो बच्चे के लिए कम से कम ठीक है, वो सब आप कर सकते हैं।
क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से, ओके मैं आपको शेयर करता हूं, क्योंकि प्रसूता स्त्री के शरीर के अंश से बालक का शरीर होता है, उसे स्त्री प्रसव के समय निर्बल हो जाती है। इसीलिए प्रसूता स्त्री का दूध ना पिलाएं। दूध रोकने के लिए स्तन के छिद्र पर उस औषधि का ले, कि स्त्री के शरीर से ही बच्चे का जन्म हुआ, इसीलिए बच्चा पैदा होने के बाद स्त्री फिजिकली बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। तो जो बायोलॉजिकल मदर है उसका दूध ज्यादा दिन तक ना पिलाएं, दूसरे की दूध पिलाएं या बाकी जो भी है। और दूध को रोकने के लिए स्तन में कुछ मेडिसिन या कुछ ऐसे होते हैं जिसको लगा दें कि वो दूध ड्रॉप ना हो। ऐसे करने से 2 महीने के अंदर अंदर जो लेडी है शी विल बिकम अगेन द यंग। ये आयुर्वेद में प्रिस्क्रिप्शन शायद है। आई थिंक जो मैं समझ रहा हूँ, स्वामी जी इज मोर कंसर्न्ड अबाउट द मदर, कि मदर की जो बॉडी है, जो यूथ है, दोबारा जल्दी वापस आ जाए अपने प्री कंसेप्शन फॉर्म में। तो इसमें कुछ आप बोलेंगे क्या, ये कितना सही है गलत है, कोई कुछ नहीं? अंजना जी आपका कुछ इसमें कुछ? I think this may be an alternate when everything else fails and हम्म। mother is unable to feed, then हम्म। she can do those things to dry up. That's all. And maybe ओके। in certain situations when everything else fails, then this may be the option is to how to bring the mother back from the milk, basically not producing any milk, to become dry again. That's all. या टू मेक इट ड्राई अगेन या। Right. I think that's all there is to it. I don't think there is any other, because अदर इंटरप्रिटेशन। the other recommendations come before this statement. या। So this is the last one. This is how you handle if she cannot breastfeed. That's it. You have to keep in mind, मैं actually book पढ़ रही थी वेद मेहता की, it's called मामा जी, and उसमें this is back in the स्वामी जी के टाइम पे एक्चुअली उसमें आर्य समाज का बहुत मेंशन है and the effect it had, but conception नहीं थी, so women had 10 8 10 pregnancies was not uncommon. And so in that context अगर जो वो mother has babies, घर का काम भी physically भी काफी होता था, so the physical demands on the mother were way too much. एंड ऑल्सो देयर वाज नो फैमिली प्लानिंग, हाँ वही तो कह रहे क्योंकि कंसेप्ट. हर साल अगले साल फिर और बच्चा आ जाता है। So ठीक ठीक, 10 बोलिए। 11 pregnancies. In fact, my nanny had 10 or 11, 7 survived. But मैं देख रही हूँ उस time period में 6 7 बच्चे was nothing. It was common. कॉमन थिंग है। Child marriage जल्दी हो जाती थी. So I think that was also probably on his mind. या दो दो पॉइंट अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल या। Yeah, 300. और दूसरा है कि स्वामी जी फिर पुराने लिटरेचर के बेस पर ही बात करते हैं। तो पुराने लिटरेचर में जैसे इंक्लूडिंग आयुर्वेद भी है, धर्मशास्त्र भी है, तो वो सब मिला के आगे चलते हैं। तब तक पुरुष ब्रह्मचर्य से वीर्य का निग्रह करे। ठीक है, तब तक जो पुरुष है वो अपना ब्रह्मचर्य का पालन करे, मतलब वो सेलिबेसी या सेक्सुअल रिलेशनशिप ना करे, अपने आप को हेजिटेट करे उससे करने में। इसी प्रकार जो स्त्री या पुरुष करेंगे तो उनके संतान उत्तम, दीर्घायु, बल पराक्रम की वृद्धि होती रहेगी, जिससे सब संतान उत्तम बल पराक्रम युक्त दीर्घायु धार्मिक हों। तो अगर पुरुष भी ब्रह्मचर्य का पालन करे, स्त्री भी अपने हेल्थ का ध्यान रखें, दो दैट विल फॉलो दिस प्लान विल हैव चिल्ड्रन ऑफ ए सुपीरियर ऑर्डर, enjoy long life, continually gain in strength and energy, so that all their children will be of a high mental caliber, strong, energetic, and devout. The woman should have her reproductive organs properly seen to, and the husband should practice continence. पुनः संतान, ओके। स्त्री योनि संकोच शोधन और पुरुष वीर्य का स्तंभन। हाँ, तो सिंपल मीनिंग है, इसके बाद स्त्री भी ऐसा नहीं कि कॉन्स्टेंटली
फिजिकल रिलेशनशिप में एंगेज रहे। अगर आप अच्छी संतान चाहते हैं, तो आप अगर नेक्स्ट संतान चाहते हैं, तो अगेन आपको आपकी फिजिकली मेंटली उस तरह के अपने आप को तैयार करिए। पति पत्नी दोनों एक्सट्रीम सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट ना रहें, और खाना पीना रहन सहन अच्छा रखें, हेल्दी न्यूट्रिशियस हाइजीन से रिलेटेड रखें, पति पत्नी दोनों। तो उससे पुनः संतान जितने होंगे वो भी सब उत्तम होंगे। उसके बाद भी जितने भी बच्चे होंगे, उसके बाद जितने भी बच्चे होंगे वो सब अच्छे ही बच्चे बनेंगे। अब हम आ गए, पहला क्लास जो हमने की थी वो था बच्चा पैदा होने से पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखना होता है। पर्पस अगेन, द पर्पस इज टू मेक द चाइल्ड मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली हेल्दी एंड साउंड। वो कंसेप्शन से पहले से आपकी तैयारी, प्रेगनेंसी में भी आपको ध्यान रखना, बच्चा पैदा होने के बाद भी ध्यान रखना है। और केवल ध्यान नहीं रखना, अगला जो बच्चा होगा उसके लिए इस बच्चे के पैदा होने के बीच में जो गैप है, उसमें भी आपको अपने आप को उसी तरह तैयार करना है कि इवन जो नेक्स्ट बच्चा आए वो भी उसी तरह की हेल्दी, स्ट्रांग, मेंटली, इंटेलेक्चुअली स्मार्ट हर दृष्टि से, और लॉन्ग लाइफ, और सबसे बड़ी चीज स्वामी जी अंडरलाइन के धार्मिक राइटस नेचर का हो, है ना, एथिक्स वैल्यूज वगैरह को मानने वाला हो। कोई बच्चा कैसे एथिकली अच्छा हो सकता है, मोरली अच्छा हो सकता है, जिसके माँ बाप की मोरलिटी सही ना हो, खास करके कंसेप्शन के समय, प्रेगनेंसी में, और बच्चे के सामने जो बच्चा देखता है कि देयर पेरेंट्स आर सो करप्ट, तो उस बच्चे का अच्छा बनना बड़ा मुश्किल है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं बनते, बनते, पर वो डिस्पाइट ऑफ पेरेंट्स फिर बनते। नॉर्मली हम क्या मानते हैं, भाई बच्चा अच्छा है बुरा है, हम कहते हैं ऑल क्रेडिट गोज टू पेरेंट्स। पर कुछ बुरे माँ बाप के बच्चे भी अच्छे निकलते हैं, और कुछ अच्छे माँ बाप के बच्चे भी बुरे निकलते हैं। दैट इज डिस्पाइट ऑफ दैट, देयर आर अदर कॉजेस आर देयर। उसमें फिर दूसरे कारण बन जाते हैं कि बच्चा अच्छा या बुरा पेरेंट्स के। पर अगर पेरेंट्स डिलिबरेटली एटमॉस्फेयर को अच्छा बनाए रखते हैं, पति पत्नी की रिलेशनशिप में अच्छा भाव रखते हैं, खुद को फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली हेल्दी बनाए रखते हैं, तो फिर 99% गारंटी है कि जो बच्चा होगा वो मेंटली, फिजिकली, इंटेलेक्चुअली, और न केवल इंटेलेक्चुअली, पर्सनैलिटी वाइज, जिसके लिए शब्द है धार्मिक, बीइंग ए राइटस पर्सन, मोरलिटी और वैल्यूज को जो रेस्पेक्ट करे, तो वो फिर ऐसा बच्चा होगा। तो ये एक पैटर्न है। अब बच्चे की प्री एजुकेशन जिसको आप कहते हैं, आजकल प्री एजुकेशन होता है, बच्चा जब 3 साल का होता है तो प्री एजुकेशन स्टार्ट होता है, जब तक वो फॉर्मल एजुकेशन फर्स्ट ग्रेड में नहीं जाता, जिसको कहते हैं प्री केजी नर्सरी। पर अगर आप स्वामी जी के उसको पढ़ें, तो सनातन धर्म में प्री एजुकेशन प्री केजी नर्सरी से नहीं, कंसेप्शन से पहले से स्टार्ट हो। है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग। तो ये है प्री एजुकेशन। अब आते हैं एजुकेशन पर। बालकों को माता सदा उत्तम शिक्षा करे, जिसे संतान सभ्य हो और किसी अंग से कुचेष्टा न करने पाए। जब बोलने लगे, तब उनकी माता बालक की जिह्वा पर कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके, वैसा उपाय करे। वो तो आजकल भी जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं, पढ़े लिखे तो शब्द गलत होगा, एजुकेटेड, क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारे एजुकेटेड पेरेंट्स जो हैं, दे आर वेरी मच केयरलेस टू टीच गुड थिंग टू देयर चिल्ड्रन। मतलब जो कल्चर्ड हैं, आप कह सकते हैं ना, कल्चर्ड फैमिली कह सकते हैं, इंस्टेड ऑफ एजुकेटेड। क्योंकि पूरा वेस्टर्न और इंडिया में की जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आजकल हम देखते हैं जिस तरह वो बच्चों को पालते हैं, बिल्कुल केयरलेस। जितना पैसा चाहिए पैसा लो, जो खाना है खाओ, जो मर्जी करना है करो ना,
माँ कुछ बच्चे को सिखाती है कि बेटे ये गलत है, ये मत करो। बाप को सिखाता है पैसे का रोब है, सोसाइटी का रोब है। फिर आजकल जमाना ये जो अल्ट्रा प्रोग्रेसिव की जो आ गया है कि 100% फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ बिहेवियर, फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग, अल्ट्रा फेमिनिज्म, अल्ट्रा, मतलब एवरीथिंग इज बिकमिंग अल्ट्रा। तो बेचारा बच्चे को ना ना फिजिकली, ना मेंटली, ना मोरली, ना एथिकली कोई चीजें सब छूट हो जाता है। फिर वो बच्चे बड़े होकर क्या करें? जिनके अंदर अवेयरनेस है, जो अवेयर है चीजों के प्रति, ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चे को सिविलाइज्ड बनाने के लिए उनके कैरेक्टर, उनके मैनर्स रिफाइंड हो, और मिसकंडक्ट ना करे, उसके लिए उनको हर तरह की शिक्षा या उनको वो ट्रेन करते रहे। और कब ट्रेन करे? बच्चा शुरू होते ही हो जाना चाहिए, होता है ना। बच्चे जब 4-5 महीने के बाद जब उनकी पहचानने लगते हैं, when they started to recognize everything, मुझे पता नहीं एक्चुअल कौन सा एज पर वो धीरे धीरे स्टार्ट कर देते हैं लोगों को चीजों को रिकॉग्नाइज करना। तो होना तो यही चाहिए, तभी से हमारा बिहेवियर टुवर्ड्स ईच अदर और टुवर्ड्स द चाइल्ड ऐसा होना चाहिए कि बच्चा अच्छी चीजें सीख पाए। कभी कभी बच्चे हम देखते हैं घर में, कोई छोटा बच्चा बड़े की तरह गंदी गंदी बातें बोलता है, गालियां देता है, रोब दिखाता है। वी एंजॉय इट। हम कहते हैं देखो देखो, छोटा होकर बड़ों की तरह बात करता है। कभी कभी वो जो 2 साल का, 1 साल का बच्चा, उसको नहीं पता कि इज डूइंग गुड और बैड। पर जब हम उसको हंसते हैं, ताली बजाते हैं देखो ये बड़ों की तरह कैसे, अरे इसने बोला साले अमुक, अरे भाई, मतलब वी आर जस्ट टेकिंग फॉर फन। पर हमें तो उस समय हमने उसको लाइटली लिया। पर बच्चे के लिए तो वो जो तालियां, क्लैपिंग, हंसी, उसके लिए ये अप्रिसिएशन हो गया। तो वो उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो इसीलिए अननोइंगली भी अ, हमें ये ध्यान रखना जरूरी होता है कि हमारी इनडायरेक्ट जो इनडायरेक्टली जो साइंस है, साइंस वो कहीं बच्चे को गलत चीजें करने के लिए मोटिवेट तो नहीं कर रहा है, या अच्छी चीजें ना करने के लिए तो मोटिवेट नहीं कर रहा है। तो ये ध्यान देना जरूरी होता है कि बच्चे को आप किन चीजों पर, इवन फन में भी किन चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, किन चीजों को नहीं करते हैं। अब आते हैं, अब बच्चा बड़ा होता है, लैंग्वेज सीखेगा। जब बोलने लगे बच्चा, तब उनकी माँ बालक की जीवा उस प्रकार कोमल होकर स्पष्ट उच्चारण कर सके वैसा उपाय करे कि जो जिस वर्ण का स्थान प्रयत्न, अर्थात प ऊंट के स्थान पर स्पृष्ट प्रयत्न, दोनों ओंठों को मिलाकर बोलना, ह्रस्व दीर्घ प्लुत अक्षरों को ठीक ठीक सकना, मधुर गंभीर सुंदर स्वर अक्षर मात्रा पद वाक्य संगीता अवसान भिन्न भिन्न श्रवण हो में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। व्हेन द चाइल्ड बिगिंस टू स्पीक, his or her mother should see that he or she uses his tongue properly so as to pronounce letters distinctly in the right place with the right amount of effort for pronouncing the letter. Suppose, as example, the letter P, P, for example, that right place is the lips, and amount of effort required is what is called full. ये क्या है? हमारे यहाँ एक लिटरेचर है, वो लिटरेचर का नाम होता है शिक्षा लिटरेचर। ये शिक्षा एजुकेशन से लेन देन नहीं है। पता है, ये शिक्षा छोटी छोटी बुक्स होते हैं, ये बुकलेट टाइप के होते हैं। ये ग्रामर भी नहीं है। ये शिक्षा लिटरेचर, इट्स ऑल अबाउट प्रोनाउंसिएशन, एक्सेंट, इंटोनेशन। मतलब कौन से लेटर को आपके मुंह में कौन से जगह से बोला जाए, कितना स्ट्रेस दिया जाए, तो वो क्लियर होगा और अप्रोप्रिएट होगा। आपको पता है, इस पर पूरी लिटरेचर है, और एक नहीं, दर्जनों लिटरेचर हैं।
इसको शिक्षा लिटरेचर कहते हैं। पाणिनीय शिक्षा का, ऐसे बहुत सारे शिक्षा छोटे छोटे बुक्स होते हैं, और इवन वो बड़े इजी भी होते हैं, हमें भी पढ़ सकते हैं हम। पर स्वामी जी कहते हैं ये तो बुक की जरूरत नहीं, पर माँ बिना बुक देखे भी शुरू से ये प्रैक्टिस कराए। जैसे प बोलना है अंग्रेजी में, चलो पी बोलना है, तो जैसे वो शिक्षा ग्रंथ में लिखा होता है, जो प फ ब भ म, मतलब अंग्रेजी में कहें पी एफ, अंग्रेजी में तो अल्फाबेट्स की कोई प्रॉपर साइंटिफिक सीक्वेंस नहीं है, इसलिए कर पाना मुश्किल है। पर संस्कृत में अल्फाबेट की एक सीक्वेंस बनाई गई साइंटिफिकली, वो जिस प्लेस से एक्चुअली नेचुरली बोले जाते हैं। पर जब आप संस्कृत में उनको सीखते हैं, वो सिर्फ संस्कृत के लिए अप्लाई नहीं होता है, दुनिया में किसी भी लैंग्वेज में आप बोले, उस साउंड का वहीं से ही होता है। जैसे प, फ, ये सारे लिप्स की कनेक्शन से होते हैं, दोनों लिप्स जब टच करते हैं, प, फ, ब, भ, म। अब इसका अंग्रेजी वर्जन लीजिए, एम, है ना, पी, एफ, बी, है ना, फ। तो आप इसको स्पेनिश में भी करिए, किसी भी लैंग्वेज में। अगर आपकी ये प्रैक्टिस है, ये 5 तरह के साउंड ओंठ के टच करने से होता है, दुनिया के किसी भी लैंग्वेज में आप इस साउंड को बोलेंगे तो आप ओंठ से ही निकालेंगे। इसी तरह त, थ, द, ध, न एंड स। तो ये दांत, आपका टंग इज टचिंग टू योर टीथ। त, जब टंग टीथ को टच करता है तो जो साउंड निकलता है वो है त। अभी जो ट, ठ, ड, ठ, ना, अंग्रेजी में टी, है ना, टी एच, डी एच, ढ, डी, डेविड, ये सब कैसे होता है? वो कहते हैं ट ठ ड ढ न, जीव को थोड़ा ट्विस्ट करना होता है, मूर्धा, मतलब ये जो मूर्धा है हेड, उसके ठीक नीचे यहाँ पर आपका जीव ऊपर को टच करेगा, ट ठ ड ढ न। थोड़े और अंदर जाएगा तो बन जाएगा च छ ज झ य छ। थ्रोट, नेक, नेक का वाइब्रेशन जब होगा तो वर्ड निकलेगा क ख ग घ ह, के, है ना, ग, घ। ये साउंड है, लेटर नहीं। आप इस साउंड को दुनिया के किसी भी लैंग्वेज के लेटर में कन्वर्ट करते हैं। इसी तरह नाजल है कुछ साउंड, कुछ सेमी नाजल्स होते हैं। द नाजल साउंड दांत और टंग को टच करेंगे, त थ द ध, ये टीथ एंड टंग से रिलेटेड है। पर इसी फैमिली का जो न है, वो जीभ को टीथ से टच करेगा पर वाइब्रेशन नाक में होगा न। जो म साउंड है, ये लिप्स टच करेंगे ईच अदर पर वाइब्रेशन आप फील करेंगे नाक में, पर म। तो इसको कहते हैं अनुनासिक, सेमी नेजल। तो ये दुनिया के किसी भी लैंग्वेज के लिए परफेक्ट है। अगर पेरेंट्स ट्रेंड हो, और ये जो हमारे प्राचीन काल की सिस्टम था कि लैंग्वेज सीखने से पहले ही, ग्रामर सीखने से पहले, स्कूल जाने से पहले, जब बच्चा पहले ही बार लैंग्वेज सीखे, तभी उसकी टंग, उसकी जो फेशियल जो ऑर्गन्स हैं, उसके द्वारा कौन से साउंड कहां से निकलेगा, अगर ये बच्चे को वहीं सिखा दिया जाए, तो जिंदगी भर वो किसी भी लैंग्वेज को बोलेगा, इट विल बी ऑलवेज ए परफेक्ट। पर ये हमारी ट्रेनिंग नहीं, इवन हम लोग संस्कृत पढ़े हुए हैं, हमारी भी ट्रेनिंग नहीं है। ये शिक्षा ग्रंथ तो मैं 40 साल का हुआ तब पता चला, तब तक तो आपकी आपकी टंग या जो जो ऑर्गन्स है वो फिक्स हो चुके हैं। अब कितना मुश्किल, आप चेंज करो तो मुश्किल होते हैं। अब मुश्किल है ना, वो तो बचपन में होता है। अब देखिए बंगाली कैसे इंग्लिश बोलता है, चाइनीज कैसे इंग्लिश बोलता है ना, फ्रेंच कैसे इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश कैसे हिंदी बोलता है इंग्लिश वाले,
ये प्रॉब्लम क्यों होता है? जो मदर टंग कहते हैं, बचपन से जिस लैंग्वेज को, जिस प्रोनाउंसिएशन, जिस एक्सेंट को जैसा सीखा, हर लैंग्वेज में उसकी इन्फ्लुएंस दिखाई देता है। आप अब हिंदी चाइनीज बोलेगा तो उसमें हिंदी का इन्फ्लुएंस तो रहेगा, चाइनीज हिंदी बोलेगा उसमें चाइनीज इन्फ्लुएंस तो रहेगा। और स्वामी जी उसी चीज को कहते थे कि अगर बचपन से ही तो साउंड एजुकेशन, एजुकेशन ऑफ साउंड, कौन से साउंड को कैसे बोलना है, और खाली उसकी प्लेस नहीं, प्लेस भी, और क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ, कौन से लेटर को बोलते समय आप कितना स्ट्रेस देंगे, हार्ड है कि सॉफ्ट है। जैसे ट एंड त है ना, ट एंड ट में क्या फर्क है, इसी तरह ट एंड थ में, क एंड ख में क्या डिफरेंस है। तो ये कौन सा हार्ड लेटर है, कौन सॉफ्ट लेटर को कैसे बोला जाता है, हार्ड लेटर को कैसे बोला जाता है, किसमें कितनी स्ट्रेन देनी होती है। इसी तरह मात्रा, किसको कितने कम कम पीरियड ऑफ टाइम में बोलना होता है, किसको लंबा पीरियड ऑफ टाइम में बोलना होता है, उसको कहते हैं ह्रस्व दीर्घ प्लुत। जैसे सपोज आप बोलते हैं ई, है ना, तो ई के तीन, मिनिमम तीन वेरिएशन है लॉन्जिविटी के, उसकी जो लंबाई के का स्ट्रेच के दृष्टि से। एक होता है ई, ई जैसे पति, ई जैसे नदी, और एक होता है ई, जिसको कहते हैं प्लुत। तो ई, 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 ये तीन मिनिमम, उनकी जो लंबाई, लंबाई मतलब जो उनकी स्ट्रेच है, इसको कहते हैं ह्रस्व, मतलब लिस्ट टाइम लगता है इसमें बोलने में। दीर्घ, थोड़ा मीडियम लेवल की टाइम, थोड़ी ज्यादा, टू टाइम मोर देन ह्रस्व ई, ई। और प्लुत, थ्री टाइम मोर देन ह्रस्व ई। इसी तरह उ, 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 उ। अरे ये हर लैंग्वेज में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमें स्ट्रक्चरल एजुकेशन इसकी नहीं है। तो हम एक लैंग्वेज में तो बोल देते हैं सिख सुन सुन के, दूसरी लैंग्वेज में फिर मुश्किल हो जाता है। अब अंग्रेजी में की है या की है ये पता नहीं, ये मुश्किल होता है जब तक आप बार बार ना सुनो। पर अगर आपकी आपकी हमारी इस तरह की बचपन से ही ट्रेनिंग होती, लैंग्वेज की नहीं, साउंड को ठीक से बोलने की, तो फिर हम दुनिया में किसी भी लैंग्वेज को बड़े आसानी से एक्सेंट पकड़ सकते हैं, बहुत इजीली हम इसको। लैंग्वेज तो आपको जितना टाइम लगना सीखने के लिए सीखेंगे, पर जो हमारी प्रॉब्लम है कि हम लैंग्वेज जानने के बाद भी एक्सेंट नहीं समझ पाते हैं। जो नए नए इंडियंस आते हैं अमेरिका, तो उनको सालों लग जाता है यहाँ की लैंग्वेज को समझने के लिए। क्यों? वो एक्सेंट कुछ अलग टाइप की है, वो वही अंग्रेजी बोलते हैं पर उनकी साउंड अलग है। तो अगर हमारी वो ट्रेनिंग हो, तो खैर ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्वामी जी ने यहाँ कोट किया कि ये बचपन से बच्चे को हो जाना चाहिए कि कैसे कि और होना चाहिए। और उसमें नंबर टू, उस साउंड की एजुकेशन में मधुर, मतलब आप जब बोले वो साउंड स्वीट हो, गंभीर, डीप हो, पॉज, उसकी जो पंक्चुएशन, उसकी जो इंटोनेशन, फिर वर्ड, सेंटेंस, सेंटेंस की ग्रुप, ब्रेक, फुल स्टॉप, कमा, इन सब चीजों को ठीक ठीक बच्चा सुन पाए और अपने अंदर इनकलकट कर पाए, इस तरह माँ और पिता को कोशिश करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं उनका बच्चा अच्छा स्पीकर, अच्छा लिसनर बन पाए। स्पीकर मतलब अच्छी लैंग्वेज बोले। चलिए यही लैंग्वेज तक रखते हैं, बाकी फिर आगे करेंगे जो उसकी बिहेवियरल चीजें हैं, तो मैं यही कर लेता हूं।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।